राम राम था ब्रो। और शान गई हालचाल, सब आनंद मंगल हो भाई, है ना। बड़े आराम हो, देखो आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को और अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय आप जानते हो, हाँ, बहुत सारी बार क्या होती है, बहुत सारी चाबियां होती है ना दोस्त। और वो चाबियां लोग लगाते लगाते पर थक जाते हैं, लेकिन आखिरी चाबी भी क्या हो सकती है, उस लोग को खोल सकती है। तो अपना जो ये वीडियो है, अपने जो कोशिश कर रहे हैं कि समय थोड़ी से समय में कम बहुत अधिक मैटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, है ना। अपन डायग्राम या इस प्रकार से कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिया करके ऐसी चीजों से आपको प्रोवाइड करवाई जा रहा है, ताकि वो बहुत बड़ी चीज छोटी सी चीज में आपको याद रह जाए ना। वो शब्द बनाना तो आप बड़े बच्चे हो गए, सब जानते हो ना। अब इनको आप आज जो नया पाठ है उसका नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि मैंने 8th क्लास के वीडियो बनाए हैं, उसमें एक पार्ट है किशोरावस्था, ठीक है। और इसके अलावा एक उसमें पार्ट है रिप्रोडक्शन यानी जनन, है ना, जंतुओं में जनन। उस पार्ट को, दोनों पार्टों को मिलाकर ये पार्ट बनाया गया है। और थोड़ा सा विकास उसमें यानी 10-20% और मसाला मिला के ये पार्ट एक में ही करके 10-20% मसाला मिला के ये पार्ट बनाया गया है। तो मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करता हूँ, मैंने बहुत शानदार नोट्स के तरीके से और वो 8th क्लास के वीडियो बनाए। और आपके भी कोई छोटे भाई बहन हो तो वहां मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसमें 8th क्लास के वीडियो, आप कंप्लीटली पूरे के पूरे वीडियो बन चुके हैं, पूरे बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स लिखा है, जरा लाइन बाय लाइन। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको ढंग से एक बार सुन लेंगे ना दोनों वीडियो को, तो आपको जनन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ये पार्ट पढ़ना आपके लिए बहुत, जैसे जैसे होता है ना, आप मम्मी हलवे लेके आपके मुंह में लगा देती है ना, भाई बेटा अब तो चम्मच ले और खा ले, तो बस इतना ही काम है। तो बस इतना सा ही काम है कि आपको भी ये पार्ट बात हुई कि हलवे को ऐसे करके अंदर डालने की वाली बात ही रह जाएगी। अब चलो आप शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। अब एक बात बताओ कि अपने जो सजीव और निर्जीव के बारे में अपन अंतर पढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। भाई जो सजीव है, सजीव और निर्जीव में जैसे अपन कहते हैं कि भाई पंखा चलता है, ठीक है ना, पंखा भी चलता है। पंखा निर्जीव है क्या, अपन कहते हैं सजीव गति करते हैं साहब, तो पंखा भी गति करता है, मोटरसाइकिल भी गति करती है, करती कि नहीं करती है, हाँ साहब करती है। हाँ, लेकिन इसमें एक तर्क यह है, पंखा अपने आप गति नहीं करता ना, मनुष्य जो सजीव होता है वो अपने आप गति कर सकता है। भाई वृद्धि करता है ना, तो वो सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वृद्धि हो सकती है ना। भाई वृद्धि जरूरी थोड़ी कि बढ़ने को बोलते, ऋणात्मक वृद्धि भी होती है। फिर इसके अलावा ऊपर बात करते हैं कि भाई श्वसन पाचन, आप हर चीज का तोड़ आप किसी न किसी प्रकार से दे सकते हो। कि पोषण खाने की बात करते हैं, भाई गाड़ी में आप पेट्रोल भी तो डाल देंगे, उसका खाना है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सजीवों की होती है वो दोस्त होती है जनन। इसका कोई तोड़ नहीं, यानी सजीवों का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका जो गुण है वो क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन यानी जनन। देखो रिप्रोडक्शन में दो शब्द आ रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन, है ना, क्या आ रहा है देखो दोस्तों, रिप्रोडक्शन। अच्छा, री का मतलब होता है कहीं पर भी री आ जाए नहीं, वो दोबारा चीज है, री कुछ ना कुछ। और प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ ना कुछ निर्माण करना, है ना, यानी दोबारा कोई चीज बन रही। किससे बन रही, जैसे मनुष्य को बना रहा है ना, यानी मनुष्य ही वापस किसको बना रहा है, मनुष्य को बना रहा है। गाय वापस किसको बना रही है, हाँ, तो यही है वापस उत्पादन करना, यानी गाय किसका उत्पादन करी, वापस गाय का ही उत्पादन करे, यह है जनन। अब देखो दोस्त, जनन का मतलब वास्तव में परिभाषा के रूप में अगर अपन लिखे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अपने समान जीव उत्पन्न करना। क्या तो बोला मैंने, अपने समान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे मान लो गाय होगी, है ना, वो गाय होगी तो क्या होगा, वो गाय के गाय होगा, ऐसा नहीं भैंस हो जाएगी, है ना, भैंस के भैंस ही होगा और मनुष्य के मनुष्य ही होता है। आगे आगे बात समझ में, यानी अपने समान जीव उत्पन्न करना लिख लेना इस परिभाषा को, मैंने वहां 8th क्लास में भी लिखा ही है। अपने समान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब जनन क्यों आवश्यक है दोस्तों, भाई जनन क्यों आवश्यक है, नहीं दोस्त, जनन आप बताओ जनन क्यों आवश्यक है। जनन के द्वारा क्या होता है, जैसे आपके दादा दादी रहे होंगे, उन्होंने आपके पिताजी को पैदा किया होगा, उधर नाना नानी ने आपकी मम्मी को पैदा किया होगा, दोनों की शादी हुई, फिर वो किन्होंने पैदा किया, आपको पैदा किया होगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से वो जो जाति है, अब यहाँ जाति का मतलब ये नहीं होगा कि भाई कोई ब्राह्मण जाति हो गई, कोई बढ़िया जाति हो गई, राजपूत जाति हो गई, मीणा जाति हो गई, ये जाति नहीं है दोस्तों। जाति अपनी कौन सी है, मनुष्य जाति है। अपनी कौन सी जाति, मनुष्य जाति। गाय की जाति, ठीक है। साइंस में अपने को क्या बोलते हैं दोस्त, अपनी को होमो सेपियंस नाम है अपना, क्या है, वंश और जाति से मिलाकर वंश है होमो, और सेपियंस अपनी जाति है दोस्तों, ना। तो सभी मनुष्य की एक ही जाति सेपियंस। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सभी अस्तित्व कहीं होगा साहब। और तो सुनिया हो, जोरासिक पार्क फिल्म देखी हुए थे, है ना, उसके अंदर क्या होता था, डायनासोर होता है। डायनासोर अब धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। उनकी जाति, जो डायनासोर की जो जाति थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और आजकल आप देखते होंगे चिपकलिया वगैरह, गिरगिटिया वगैरह, गिरगिट जिसे बोलते हैं, हाँ, गोयरा वगैरह ना, मॉनिटर लिजार्ड, ये सबके सब उनके आकार क्या हो गए दोस्तों, छोटे हो गए। वही डायनासोर थे, यही लिजार्ड्स थी, वो बड़ी बड़ी लिजार्ड, लेकिन वो उनकी जाति का अस्तित्व बचा नहीं पाए, यानी किसी कारण से वो खत्म होते गए और उनमें जनन की क्षमता धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म, यानी नए जीव उत्पन्न हो,
धीरे धीरे नहीं हुए, धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना। इसीलिए अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने को क्या आवश्यक है दोस्तों, जनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, जनन। आ गई बात समझ में। अब यहाँ बात करें अपन जो जनन है, वो जनन जो है, वो जनन कितने प्रकार का होता है अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर जो जनन होता है वो एक तो होगा अलैंगिक जनन। क्या होगा दोस्तों, अलैंगिक जनन। और साहब ये क्या है, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अलैंगिक जनन। और एक होगा लैंगिक जनन। क्या होगा दोस्तों, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो अलैंगिक जनन होगा, अब यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर कोई लैंगिक चीज हो रही है ना, यानी अगर जनन अंगों द्वारा विकास, जनन अंगों द्वारा नई संतति उत्पन्न हो रही है तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन जहां जनन अंगों की आवश्यकता नहीं है, यानी अगर इसकी साधारण भाषा में बात करें तो जैसे मान लो आपने कभी गुलाब उगाया होगा, है ना, गुलाब की डंठल ली और जमीन में उगा दी। कोई वहां एक जीव है, दो जीव है दोस्तों, बिल्कुल साहब एक जीव है। अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा क्या करता है, अमीबा को मैंने 8th क्लास में बताया, देखो ढंग से उसको वहां से देखना। अमीबा वो क्या करते हैं, अमीबा वो शाणा जीव है ना, वो विश्व पितामह अमर जीव है, इसका नाम है अमर जीव। वो कभी मरता ही नहीं दोस्त। उसको क्या करते हैं अपन, काट देते चाकू से, वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में 2 अमीबा बन जाएंगे, 4 भाग में काट देंगे 4 अमीबा बन जाएंगे। आगे बात समझ में। तो जितने भागों में उसको काटोगे उतने अमीबा आपके यहाँ पर बन जाएंगे। जो अलैंगिक जनन है दोस्तों, अलैंगिक जनन में क्या होता है, अभी आपने देखा कि मैंने एक अमीबा का उदाहरण दिया, कोई यहाँ 2 अमीबा आए क्या, तीसरे आदमी को पैदा करने के लिए नहीं आए। गुलाब की आपने मान लो एक कलम लगाई, एक छोटी सी डंडी लगा दी, हो गई, है ना। मनी प्लांट आता, उसका आपने लगाया, वापस कोई नया पौधा जन्म ले लिया। ब्रायोफिल्म काफी उदाहरण है दोस्तों, इसे अभी पढ़ेंगे अपन। यानी इसमें क्या होता है कि नए जीव को पैदा करने के लिए 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि कोई एक जनक जीव अगर मान लो किसी संतति को उत्पन्न करते हैं, एक जनक जीव द्वारा अगर जनन हो रहा है तो वो कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। और इसके अंदर 2 जनक जीव की आवश्यकता होती है। पर डिटेल से पढ़ेंगे, एक ऊपर से बात कर रहे हैं, है ना। अब चलो इसको मिटा देते हैं। अब आपके एक टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर कि आप कह रहे हो भाई अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन, यानी अपनी जातियां पैदा कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक है कि जो अपन सृजन करते हैं, क्या वो बिल्कुल कंप्लीट वैसे ही होते हैं जैसे आपकी फोटोकॉपी, आप पिताजी से पैदा हुए, माताजी से पैदा हुए, तो हो सकता है आपका नाक मिले, आंख मिले, क्या बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल मिलती है क्या दोस्तों, नहीं मिलती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसको शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों। होता क्या है कि अपने अंदर कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, यही है दोस्तों गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ये बहुत खतरनाक चीज होता है। अपनी जो कोशिका होती है दोस्तों, ये कोशिका के अंदर इसका एक मास्टर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाले को न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। इस केंद्रक के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना होती है दोस्तों, ये धागे नुमा संरचना होती है ना। और फिर बाद में फूल के जब इनका कोशिका विभाजन होता है तो इस प्रकार की आकृति बना लेता है दोस्तों। इन्हें क्या कहते हो आप, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हो दोस्त, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं दोस्तों। अब ये जो क्रोमोसोम है ये संख्या में देखो, जितने भी मनुष्य, जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और जोड़े में, क्योंकि जोड़े में रहते हैं दोस्तों, एक जोड़े में संख्या कितनी होती है, 2। तो यानी कितने जोड़ी गुणसूत्र होंगे, 23 जोड़ी होंगी। कितने जोड़ी होंगे दोस्तों, 23। और कुल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 46। यही आपको मनुष्य बना रहे हैं दोस्तों ना। अगर मनुष्य में अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे जाए, कम संख्या हो जाए, ज्यादा संख्या हो जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो गाय की बात करें, गाय में अलग गुणसूत्र है, भैंस में कितने अलग गुणसूत्र है, आपसे कोई पूछ ले अगर, और इसके अंदर अलग अलग सूचना हो, जैसे आपके करें ना कि भाई वो लंबा है ना, वो क्लास के अंदर विकास हो तो घणो लंबो है, राजू तो थोड़ा छोटा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि उनके माता और पिता के जो गुणसूत्र गए होंगे, माता पिता छोटे, इन गुणसूत्रों पर एक सूचनाएं होती है, सूचनाएं। वो जो सूचनाएं होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जिन कहलाती है। मैंने वहां पे बहुत ढंग से समझाया हुआ दोस्तों, इसको जाके देख लेना, अपने पास समय नहीं, इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा है। जो जिन होता है यही आपके सबसे ज्यादा सूचनाओं, यानी जो भी आपके मान लो आप उदाहरण के तौर पे अगर कहते हैं कि गाय में पूछ है, आप में पूछ नहीं है, यानी उसमें पूछ बनाने वाली जिन उपस्थित है। क्या है, पूछ उगाने वाली गाय में जिन उपस्थित और तुम्हारे में नहीं है। आ गई बात समझ में। तो यह जिनका ये खेल है। मान लो आपके अंदर लंबेपन का जिन आ गया तो आप लंबे हो जाओगे ना। आनुवंशिकता वाले पार्ट में इसको और ढंग से पढ़ेंगे वहीं पर, है ना। तो गुणसूत्र समझ में आ गए। इन गुणसूत्रों में यहाँ क्या होते हैं, डीएनए होता है। गुणसूत्र लिख दिया मैंने, ये गुणसूत्र केंद्र के अंदर, और इस गुणसूत्रों के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डीएनए देखो ये है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। एनए का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल। एनए का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों अपने, एक तो होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये भी न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है, राइबोज।
कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन यहाँ एक डी का मतलब क्या होता है साहब? डी का मतलब होता है डी, डी ऑक्सी। यहां लिख देता हूं मैं डी ऑक्सी, डी ऑक्सी, ये डी ऑक्सी। सबसे पहले तो आप ये समझो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा? राइबोज वाला है। और डी का मतलब यहाँ डी ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब डी ऑक्सी। जहां पर भी इस प्रकार का शब्दावली आ जाए ना डी ऑक्सी, डी का मतलब होता है कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। डी का मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने बताया ना री लग जाए, री का मतलब क्या होता है? दोबारा कुछ ना कुछ चीज हो रही है। डी का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई चीज यहां से क्या हो जाए? बाहर निकल रही है। कौन बाहर निकल रहा है? ऑक्सीजन का एक परमाणु। जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है उसमें से यदि एक ऑक्सीजन का परमाणु बाहर निकल जाए तो उसे कहते हैं अपन डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए की फुल फॉर्म है, याद कर लेना इसको ध्यान से, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है या डीएनए है, यही मेन चीज होती है दोस्तों। जिन वगैरह में भी नाइट्रोजन क्षारक अगर आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, अभी इतना सा देख लो। अब ये जो डीएनए है दोस्तों, ये डीएनए क्या होता है? अब जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इस 46 गुणसूत्र में 22 जोड़ी जो होते हैं, यानी ये 23 जोड़ी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, टोटल 44 हो गए। ये आपके शरीर यानी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी ये जो आपके शरीर का निर्माण करते हैं। और एक जोड़ी जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? हाँ, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये जो एक जोड़ी है ये क्या कहलाएगा आपका? नर में क्या होगा? नर में होगा एक्स वाई, और अगर मादा होगी तो मादा में क्या होगा दोस्तों? एक्स और एक्स गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाएंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो ये जो एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये जो लिंग गुणसूत्र है ये आपका लिंग निर्धारित कर रहे हैं कि आप पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। आगे बात समझ में। अगर आप में एक्स वाई गुणसूत्र तो आप पुल्लिंग हो जाएंगे, और एक्स एक्स गुणसूत्र है तो आप क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ अब जब इनका क्या होता है दोस्तों, अपने में एक चीज होती है विभाजन। क्या होता है दोस्तों? विभाजन, है ना। कभी भी कोई चीज सृजन होती है ना, उसके लिए विनाश जरूरी होता है, यानी उसका टुकड़े होना या टुकड़े होना जरूरी। अब साहब कई बात कर रहे हो, विनाश की कटा बात कर रहे हो, बिल्कुल सर। अभी जैसा आप पहले छोटे थे, छोटे होते भी इतने बड़े हो गए, पहले आपके छोटे छोटे हाथ थे, अब हाथ बड़े बड़े हो गए। इसका कारण क्या है दोस्तों? जी आपका शरीर है, इसमें जो गुणसूत्र है, पहले जो गुणसूत्र थे, अब ये गुणसूत्र क्या कर रहे हैं? बार बार विभाजित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? बार बार क्या हो रहे हैं? विभाजित। इनकी संख्या बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है। तो इसमें दो प्रकार का विभाजन होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद क्या रहती? समान रहती है, यानी 22 जोड़ी तो 22 जोड़ी रहेंगे। लेकिन आपके जैसे विभाजन होगा तो अब ये कोशिकाओं के अंदर, सब कुछ कोशिका के अंदर चल रहा है, तो डीएनए का विभाजन, गुणसूत्र का विभाजन होगा तो केंद्र का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन होगा तो कोशिका का विभाजन होगा। यानी एक कोशिका से कई कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजन के द्वारा क्या हो जाती है? बनती जाती है। और ये कोशिकाएं फिर क्या होती है? विकसित होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, आपके शरीर को लंबा चौड़ा धीरे धीरे क्या है? बनाती रहती है। कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद में, लेकिन यहां अब मैं एक शब्द ले रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन। ये ध्यान रखना, आगे भी बहुत काम आएगा। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्त? लिंग गुणसूत्र के अंदर होता है। किसमें होता है दोस्त? लिंग गुणसूत्रों के अंदर होता है। क्या होता है? जब भी मान लो पुरुषों के अंदर क्या होगा? अब लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, तो इसमें क्या होंगे दोस्तों? नाम क्या लिखा हुआ मैंने? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री यानी जो गुणसूत्र है यहाँ क्या रह जाएंगे? आधे रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे भाई? आधे रह जाएंगे। अब इस नर में कौन सी कोशिका बनेगी साहब? ऐसा कि नर में क्या बनेगी दोस्त? शुक्राणु बनेगी, है ना। एक बार ध्यान से शब्द से परिचित हो जाओ, फिर बता देंगे जहां पर इनका मतलब आएगा। और मादाओं के अंदर क्या होगा दोस्त? अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। शुक्राणु में जो होंगे गुणसूत्र की संख्या आधी रह गई, यानी साहब इसमें 46 थे अपने शरीर में टोटल, तो इसमें कितने रह जाएंगे? बिल्कुल 23 रह जाएंगे। 23 में से कौन से होंगे दोस्त? आपके 22 तो शरीर बनाने वाला होगा और एक गुणसूत्र आपका लिंग गुणसूत्र होगा, यानी कुछ शुक्राणु तो एक्स वाले होंगे और कुछ शुक्राणु वाई वाले होंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होंगे और इसमें 22 तो आपके क्या होंगे? शरीर बनाने वाले, और एक जो होगा वो लिंग गुणसूत्र होगा, जो आपको लिंग गुणसूत्र होगा। तो इसमें तो दोनों ही एक्स है, तो एक अंडाणु एक्स वाला, दूसरा भी एक्स वाला ही होगा। ये बात समझ में आ गई? आप बिल्कुल जानते होंगे, वन आनुवंशिकता वाले टॉपिक में और ढंग से पढ़ लेंगे। मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इसका। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो ये जो डीएनए है ना, तो गुणसूत्र, आप डीएनए को एक ही चीज समझे अभी यहाँ पर, है ना। यानी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें मेन चीज होती क्या है? डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए पे क्या है? सारी सूचनाएं हैं। अब आप लंबे छोटे पतले होना, यहाँ पर जिन नहीं लिखा गया है, लेकिन ये एक ही चीज है ना, एक चीज नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्क होता है, आगे जाके आप ढंग से समझ लेंगे, इसको भी डीएनए से समझ लो। अब मान लो डीएनए की इस प्रकार की संरचना होती है दोस्तों,
इस प्रकार की डीएनए की जो संरचना होती है। अब ये क्या करते हैं, जो गुणसूत्र भी इसके अंदर ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, इनमें विभाजन होता है दोस्तों। क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन से क्या करते हैं, इनकी प्रतिकृति बनाते हैं, यानी एक डीएनए से क्या बन गए, दो डीएनए बन जाते हैं इस प्रकार से। अब दो डीएनए होंगे तो अलग अलग शुक्राणु या अंडाणु में जाएंगे तो कितनी संततियां बन जाएंगी, दो बन जाएंगी। और इनमें भी देखो दोस्तों, अब मान लो ये वाला डीएनए से कोई संतति बनी है तो, और ए वाले डीएनए से कोई संतति बनी, तो उसमें भी कुछ विभिन्नता होती है, होती कि नहीं होती दोस्तों। लेकिन बहुत सारी विभिन्नता इतनी खतरनाक होती है कि इससे अगर मान लो कोई नया जीव बना, तो फिर अगर मान लो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो 46 गुणसूत्र उसमें होने वाले होते हैं, तो कई बार उसके 45 गुणसूत्र रह जाते हैं और कई बार उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आनुवंशिकता वाले टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये वाली जो सेल होती है क्या हो जाती है, मर जाती है, कोशिकाएं क्या हो जाती है, जीवित नहीं रह पाती है। आ गई बात समझ में, तो ज्यादा इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है। तो इसमें डीएनए का प्रतिकृति से ही आगे की क्या होता है, संतानें बनती है, और संतानें बनने के कारण, अच्छा एक चीज और, ये जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए ये क्या काम करता है, ये मान लो सूचनाओं को एक दूसरी संतति में एक मतलब पैतृक संतति से अपनी जो संतान पैदा होगी उसमें पहुंचाएगा। और इसके अलावा ये क्या काम करता है दोस्त, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण यानी आपका जो शरीर है वो किससे बना हुआ, मुख्यतया प्रोटीन से बना हुआ। लगभग 70% आपके शरीर में क्या दोस्तों, प्रोटीन है। और ये प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं इसमें होती है, क्या होती है दोस्त, सूचनाएं होती है। बनाने का काम राइबोसोम आरएनए में क्या करता है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है दोस्त, सूचनाएं होती है। ये जो सूचनाएं लेके जा रहा है उसी प्रकार का प्रोटीन बन जाएगा। अगर मान लो आप भाई हो, एक भाई ए है, एक भाई दूसरा बी है, एक ही पिता की संतान है, तो अगर मान लो इसमें क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं इसमें लग जाएगी। और क्योंकि अब ये जो डीएनए का जो प्रतिकृति है, ये जो प्रतिकृति बन रही है, इसे क्या कहेंगे, रिप्लिका या प्रतिकृति, है ना, फोटोकॉपी जिसे अपन कहते हैं। ये सब कौन सी प्रक्रियाओं से होता है, तो आगे पढ़ेंगे आप, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण ये चीजें होती है। इस रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं इसमें कुछ अलग प्रकार की चली जाती है और इसमें कुछ अलग प्रकार की चली जाती है। इसलिए दोनों बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होते, थोड़ी बहुत इनमें क्या होती है दोस्तों, भिन्नताएं होती है। अब आपके दादाजी परदादाजी थे, वहां से थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं निकल के आ रही है और आप उनसे थोड़े से बहुत सारे क्या हो गए, बहुत सारे तरीके से भिन्न हो गए। और बहुत सारी बार तो बहुत अधिक भिन्नता अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सेल डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण का कार्य कर रहा है। प्रोटीन निर्माण में सूचनाएं इसके ऊपर रहती है, किस प्रकार का प्रोटीन यहाँ निर्माण होगा। तो जितनी संतानें होगी उसमें प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं अलग अलग पहुंचेगी और पहुंचने के कारण उन संततियों में बहुत सारी विभिन्नताएं आएंगी। अब आप कहोगे कि साहब ये विभिन्नताएं आवश्यक है या नहीं, बिल्कुल आवश्यक है। मान लो आज सोचो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। CO2 की संख्या, CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन बढ़ रहा है। पूरे विश्व में गर्मी की मात्रा बढ़ रही, पहले गर्मी कम थी, अब गर्मी ज्यादा है। अगर मान लो आगे आने वाले जो जीव है, अगर कोई उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया और उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने को शरीर को नहीं ढाल पाया, तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी जाति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आना भी जरूरी है समय के अकॉर्डिंग। परिवर्तन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगी, संतति जीवित नहीं रह पाएगी, पर्यावरण में वो खत्म, धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। डार्विन का एक सिद्धांत भी है दोस्तों, क्या है, प्राकृतिक वर्णवाद का, कि प्रकृति जीवों को अपने आप चुन लेती है, जो उसके अनुकूल नहीं होते प्रकृति उनको धीरे धीरे क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अभी तक। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, डीएनए की फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ली जाए और डीएनए का आपको कार्य पूछ लिया जाए तो आपको मैंने दोनों चीजें इस पर लिखा दी है। अब अपन मेन टॉपिक पर चल रहे हैं, अपन अलैंगिक जनन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन। अब पढ़ रहे पहले, यहाँ से अपना पाठ शुरू हो रहा है दोस्तों। एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जो जनन है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही जनक जीव, एक ही, यही परिभाषा छाप देना, एक ही जनक जीव नई संतति उत्पन्न करता है, नई संतति उत्पन्न करे, एक ही जनक जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका जो अलैंगिक जनन के, अब यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार दोस्तों क्या होता है, विखंडन। क्या होता है दोस्त, विखंडन। अच्छा एक और शब्द मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक आएगा खंडन। क्या आएगा दोस्तों, खंडन आएगा। क्या आएगा, खंडन आएगा। अब विखंडन और खंडन में अंतर क्या दोस्तों, विखंडन में भी अपन दो चीजें पढ़ेंगे दोस्तों, एक पढ़ेंगे द्विखंडन। कक्षा 8 के टॉपिक में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। एक पढ़ेंगे दोस्त बहुखंडन। क्या पढ़ेंगे,
बहुखंडन। ठीक है, अच्छा पहली बात साहब आप तो ये बता दो, ये खंडन विखंडन एक ही चीज लग रही है, यानी टुकड़े होना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो दोस्तों। खंडन और विखंडन का मतलब कुछ भी हो, एक शब्द लिख दिए गए हैं, लेकिन इनका मतलब होता है टुकड़े होकर नए जीव बनना। मान लो ये कोई जीव है, इस जीव के मैं दो टुकड़े कर दूं, है ना, तो दो टुकड़े यहाँ दो जीव बन गए, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का खंडन विखंडन, इसको कुछ भी कहो। लेकिन यहाँ अंतर क्या दोस्तों, अंतर शब्द बनाए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, बिल्कुल कारण है। ये जो विखंडन होता है ये कैसा होता है, सरल एक कोशिकीय जीव, सरल एक कोशिकीय जीव। अच्छा साहब, एक कोशिकीय जीव तो हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और मलेरिया का जो परजीवी है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ये सारे प्रोटोजोआ है, वो वो सब के सब कौन है, एक कोशिकीय जीव है। हाँ साहब, ये तो पढ़ा है हमने, बिल्कुल। तो एक कोशिकीय जीव में जो अलैंगिक जनन होगा उसको क्या कहेंगे आप, विखंडन कहेंगे। और यहाँ पर सरल प्रकार के, है ना, सरल प्रकार के, अगर मान लो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, उसमें क्या होगा दोस्तों, खंडन होगा। क्या होगा, खंडन, यानी टुकड़े ही होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, सरल प्रकार के क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे। ये चीजों को छापते रहना दोस्तों। अब यहाँ आप तो ये बता दो साहब, विखंडन, दो चीजें और कंफ्यूज पे कंफ्यूज किए जा रहे हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं दोस्त, हम आपके नॉलेज से परत दर परत चीजें हटाते जा रहे हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। अब द्विखंडन आ जाते हैं। द्विखंडन देखो नाम में ही स्पष्ट है, यानी एक जीव से कितने टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे और दो जीव बन जाएंगे। यानी यदि दो टुकड़े हो रहे तो अब इसके आपको एग्जाम्पल याद करना दोस्तों, अमीबा, मुख्य एग्जाम्पल क्या है इसका दोस्तों, अमीबा। कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनमें भी क्या पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा का अपन एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अच्छा, दो चीजें लेंगे इसके अंदर, एक और है ना, एक लेशमानिया भी लिख देता हूं, लेशमानिया। ये क्या है साहब, ये एक रोग होता है, कालाजार रोग। कौन सा रोग होता है, कालाजार रोग। इस कालाजार रोग को फैलाने वाला जो है वो कौन है, सूक्ष्म जीव लेशमानिया। अब यहाँ पर आपने लिख दिया साहब, अब इनको समझा दो, बिल्कुल समझाते हैं दोस्तों। अमीबा का डायग्राम आप कैसे ही बना दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी चित्र बना दो, चल जाएगा। आ गई बात समझ में। इसमें कोशिका बिल्कुल सरल जीव है, इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको जनन करना होगा, यानी अपने से अगला जीव बनाना होगा, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर संकुचन होता है दोस्तों, है ना। सबसे पहले इसमें इधर कोशिका संकुचित होगी और संकुचित होने के बाद में कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति हो जाएगी, और संकुचन होते होते जो इसका जो केंद्रक है, सबसे पहले केंद्रक टूटता दोस्तों। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि अमीबा में सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है या केंद्रक का, तो सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। अब देखो दो केंद्रक बन गए और वापस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ते देखो ये अमीबा अलग हो गया और एक अमीबा बन गया। आ गई बात समझ में, दो अमीबा बन गए, एक चीज से दो बन गए, यानी कितने खंड हो गए, कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, दो जीव बन गए। अच्छा, अमीबा को चाहे आप ऐसे तोड़ो तो बढ़िया है, अमीबा को आप इधर से भी तोड़ दो तो भी बढ़िया है, अमीबा को इधर से तोड़ दो तो भी बढ़िया है ना। ये किधर से भी, इसमें किसी भी तल में विभाजन हो सकता है। आ गई बात समझ में। लेकिन यहाँ जो लेशमानिया है, जो कालाजार रोग फैलाता है, ये तो है दोस्त अमीबा, अमीबा, ठीक है। और अब लेशमानिया है, लेशमानिया का मान लो आप इस प्रकार से अगर डायग्राम बनाओ इसका, तो अब ये जो लेशमानिया है, ये जो लेशमानिया की बात कर रहा हूं मैं, ये जो लेशमानिया, ये लेशमानिया में विभाजन केवल एक ही तल पर होता है, विशेष तल पर। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि द्विखंडन में विशेष तल के अंदर क्या लेशमानिया में भी एक किसी भी तल में विभाजन हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। यहाँ विभाजन इसमें इसी तल में शुरू होगा और धीरे धीरे विभाजित होती हुई ये कोशिकाएं इस प्रकार से बनेगी, धीरे धीरे यूं, ठीक है। और फिर एक बार और विभाजन होगा तो ये नई कोशिका इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, तो एक लेशमानिया से दो लेशमानिया बन गए, लेकिन इसमें एक ही तल में विभाजन होगा। आप चाहो कि मैं इधर से तोड़ दूं इसको तो वो नहीं टूटेगा दोस्तों, केवल इसमें एक ही तल में विभाजन होगा। अमीबा में किसी भी तल में विभाजन हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर होगा, बिल्कुल साफ, मजा आ गया, याद हो गया, अटई याद हो गया, एक बार और याद कर लेना। बहुखंडन, बहुखंडन का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े बन जाना। ये साहब सबसे पहले तो उदाहरण देख लो किस में होता है। हाँ साहब, और तो सब लिखा दिया आप। अब मलेरिया की बात करें, मलेरिया की, हाँ मलेरिया, मलेरिया का जो रोगजनक है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर।
तो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, जैसे आपको मच्छर काटेगा उसकी लार के साथ आपके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के ये बहुत शान आदमी है, ये क्या चला जाता है आपके, क्योंकि आप अगर मान लो आपको मलेरिया है या नहीं तो आप क्या करते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड में रहता ही नहीं है, लीवर वगैरह में जाके क्या कर देता है, छिप जाता है। और वहां जाकर जैसे मान लो एक प्लाज्मोडियम है, ये अपने चारों ओर क्या बना लेगा दोस्त, कोट बना लेगा और 10-12 दिन तक वहीं पड़ा रहते हैं और अपनी इस प्रकार से क्या करेगा, संख्या में वृद्धि करता रहेगा। अब आप देखो इसके अंदर कितने प्लाज्मोडियम हो गए, और जब इसको लगेगा कि अब अपनी संख्या इतनी हो गई कि इसका शरीर अपने को हरा नहीं सकता, खूब सारे सैनिक एकत्रित कर लिए, तो इसमें से बाहर ये यहाँ से कोट टूटता है दोस्तों, और ये ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। तो एक प्लाज्मोडियम कितने भागों में बढ़ गया, बहुत से भागों में, गिने ही नहीं जा सकता, इसको कहते हैं आप बहुखंडन। आ गई बात समझ में। अगला आप बात करते हैं खंडन। खंडन सरल प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ये प्रकार की एक दोस्तों सेवालक हाजी देखी होगी आपने तालाब में, ये मान लो इस प्रकार का अगर मान लो स्पाइरोगाइरा है ना, तो क्या होता है दोस्तों, ये स्पाइरोगाइरा खंडन है ना, इसमें एक टुकड़ा दो टुकड़ा किसी भी, ये मान लो यहां से टूटेगा तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां से ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनने लगेगी, ठीक है। ये स्पाइरोगाइरा टूटेगा और फिर वापस यहां से अगली बार क्या होगा, ये भी टूट जाएगा इसका, ये भी यहां से खंडन हो गया। ये बहुत ही सरल प्रकार के बहुकोशिकीय जीव है, इसमें कोई जटिलता नहीं होती है, इसमें जटिलता नहीं होती स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन। अब आपको कहीं पर भी दिख रहा है क्या कि नया जीव बनने के लिए कहीं दो जीवों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साहब, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, वो खंडन। अच्छा साहब बहुकोशिकीय जीव सभी बहुकोशिकीय जीव में, नहीं दोस्तों, सरल प्रकार के बहुकोशिकीय जीव के अंदर ये चीजें होती है। अब बहुकोशिकीय जीव तो अपन भी है, अगर अपने में से खंड मान लो हाथ तोड़ के नया कोई अंकुर बना लेगा क्या, नहीं बनेगा दोस्तों, है ना। तो तीसरा अगर आपके आता है रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, इसको कहते हैं रीजनरेशन इंग्लिश में। अब पुनरुद्ध भवन जो है, आपने कभी कभी छिपकली देखी होगी, छिपकली क्या करती है, आप मान लो छिपकली को भगा रहे हो तो छिपकली आपको डराने के लिए क्या करती है, अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी पूंछ काट कर नीचे गिरा देती है ना, वो पूंछ काट के नीचे गिराती है, फिर आप पूंछ को देखते रहे बेचारी यार पूंछ गिर गया, आपको मन में गिल्टी होती है ना, तो वो शानी है, वो क्या करती थी, वहां से भाग जाती है, उसको पता है कि अपनी पूंछ दोबारा आ जाएगी, तो पूंछ टूटी और दोबारा आ गई, उसको रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं दोस्तों, पुनरुद्ध भवन। जो मान लो कुछ जीवों में क्या होता है पुनरुद्ध भवन के अंदर, जैसे प्लेनेरिया का आपके अंदर इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। अब प्लेनेरिया का जो उदाहरण देखा पुनरुद्ध भवन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो इसका कोई भी भाग टूटा, जैसे टूटता है तो वो किसी भाग से छोटा सा भाग भी टूटता है तो नया प्लेनेरिया बना लेगा, नया जीव उसके अंदर बना लेगा। क्या अपन इसको जनन के उसमें गिन सकते हैं क्या, हाँ नहीं गिन सकते। पुनरुद्ध भवन एक क्रिया है दोस्तों, सभी जीवों में ये नहीं होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर अपन चलते हैं, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना, अभी अलैंगिक जनन ही चल रहा है अपना। हाँ दोस्तों, अभी तक अपन ने तीन चीजें पढ़ ली है अलैंगिक जनन की। पहली अपन ने पढ़ ली है विखंडन, फिर पढ़ लिया है खंडन, ठीक है, खंडन विखंडन में मैंने अंतर समझा दिया। इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया पुनरुद्ध भवन, और तीसरा जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा उसका नाम है मुकुलन। क्या नाम है दोस्तों, मुकुलन, और इंग्लिश वाले कहते हैं इसको बडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, बडिंग। ये किसके अंदर होता है दोस्तों, हाइड्रा। सबसे पहले एग्जांपल्स आप देख लेंगे किसके अंदर होता है दोस्तों, हाइड्रा। हाइड्रा का आप डायग्राम इस प्रकार से आप किसी गमले की आकृति का थोड़ा सा बना लेंगे और इस प्रकार से इसके प्रवर्ध निकले होते हैं। अब ये जो हाइड्रा है दोस्तों, क्या होगा इस हाइड्रा में, जैसे आपके कभी न कभी शरीर में गांठ हुई होगी, गांठ मतलब कोशिकाओं की वहां अतिरिक्त संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना, यानी कोशिकाओं की अधिक संख्या में वृद्धि हो गई, और गांठ आप क्या समझ सकते हो, शरीर में उभार उत्पन्न हो गया। ऐसे ही मुकुल के अंदर, हाइड्रा के अंदर मुकुलन की क्रियाविधि के दौरान यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा उभार एकत्रित होता है, वो इसके अंदर कोशिकाओं की क्या होती है दोस्त, कोशिकाओं की नियमित वृद्धि होती है, कोशिकाओं का नियमित विभाजन, कोशिकाओं का नियमित, ये याद रखना शब्द, नियमित विभाजन, रेगुलर, है ना, नियमित विभाजन इसके अंदर होता है, और बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन कर करके इसमें क्या हो जाती है, गांठें बन जाती है। दोस्तों जो कैंसर आपने सुना होगा ना, कैंसर,
कैंसर में भी क्या होती है, एक ओन्कोजिन होता है, वो ओन्कोजिन ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो ओन्कोजिन क्या करता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर देता है। तो जब बहुत ज्यादा अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है तो कैंसर में भी गांठ ही होती है दोस्तों। तो अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण वहां कैंसर जो गांठ उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोशिकाओं की बहुत सारी संख्या में विभाजन होकर कोशिकाओं की संख्या एकदम से बढ़ जाती है और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर गांठ नुमा संरचना बढ़ जाती है। ये जो उभार है, ये उभार है, गांठ नुमा संरचना है, इसको आप कहते हो मुकुल। क्या कहते हो दोस्त, मुकुल। और ये मुकुल धीरे धीरे क्या होगा, पूर्ण विकसित होगा दोस्तों, है ना। पूर्ण विकसित होकर, पूर्ण क्या होगा, विकसित होगा। ये शब्द याद रखना, जब आप लिखते हो ना कॉपी में तो ये शब्द बहुत इंपैक्ट करेंगे दोस्तों। कोशिकाओं का नियमित विभाजन, इसमें उभार उत्पन्न हुआ, उसको मुकुल कहते हैं। ये जो मुकुल होगा ये पूर्ण रूप से क्या होगा दोस्तों, विभाजन हो जाएगा इसके अंदर, सॉरी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित होकर इसी प्रकार का ये क्या बना लेगा, हाइड्रा बना लेगा। ये पूर्ण विकसित इस प्रकार से हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से ये मुकुल अलग होकर नया मुकुल बना, नया जीव बना लेगा। कौन सा जीव बनाएगा, नया इस प्रकार का हाइड्रा बना लेगा, है ना। एक गाजर जैसी शक्ल हो गई थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा ढंग से इसका चित्र बना लेना। तो यहाँ पर ये जो मुकुल, इसको उभार को आप क्या कहते हो, मुकुल। और ये मुकुल पूर्ण विकसित होकर नया हाइड्रा बना लेगा और इससे पूर्ण विकसित होकर पुराने वाले अपने जनक जो हाइड्रा है इससे अलग होकर नया क्या बना लेगा, यहाँ पर हाइड्रा जीव बना लेगा। सबसे पहली बात हो गई मुकुल क्या है, मुकुल किसमें होता है दोस्तों, हाइड्रा। अच्छा, इस मुकुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। और इस बड से नया जीव बनने की प्रक्रिया आप क्या कहलाएगी, मुकुल, मुकुलन कहलाएगी। आप क्या लिखेंगे, मुकुलन में, हाइड्रा में, कोशिका में नियमित विभाजन के कारण वहां उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे आप मुकुल कहते हो। मुकुल, यही मुकुल इसी पुराने अपने जनक जीव में पूर्ण विकसित होकर अलग होकर क्या बनेगा, नया हाइड्रा जीव बना लेगा। फिर से मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या इस मुकुलन की क्रिया को देखकर आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पर किसी प्रकार के दो जनक जीव की आवश्यकता नहीं? तो मैं बार बार अलैंगिक जनन की आपको परिभाषा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक जीव चाहिए नया जीव उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावा अगला जो आपका दे रखा है वो है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। अब ये जो कायिक तो और शरीर आ रहा, बिल्कुल शरीर आ रहा है। देखो जो शरीर पौधा होता है ना, पौधे में बीज को छोड़कर, बीज एक जनन, एक क्या है, लैंगिक संरचना है। क्या है दोस्तों, लैंगिक संरचना, जहां दो पौधे मिलकर बीज का निर्माण करते हैं, अपन पढ़ेंगे भी, है ना। तो बीज को छोड़कर, बीज को नहीं लेना है, बीज को छोड़कर अगर उसके कायिक भाग कौन से होंगे, पौधे के कायिक भाग आपको परिभाषा ऐसे लिखनी है कि बीज को छोड़कर पौधे के कायिक भाग कौन से है, जड़, तना, पत्ती। जड़, तना और पत्ती, ये जड़, तना, पत्ती जो है, इनसे कोई नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, तो उससे कौन सा कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कायिक प्रवर्धन। जैसे आपने अभी भी देखा कि गुलाब, है ना, इसमें आप कई तरीके से पढ़ते हो, कलम लगाना, है ना, कर्तन, गुला, है ना, ग्राफ्टिंग वगैरह कई चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, कलम लगा दी, कर्तन लगा दी, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने क्या देखा, गुलाब की आप डंडी ली, उसमें बीज होता है नहीं, गुलाब की डंडी आपने कहीं लगाई, उसमें खाद पानी दिया और नया पौधा उत्पन्न हो गया। तो इस वो कौन सा प्रवर्धन, क्या उसमें दो गुलाब की आवश्यकता हुई, दो गुलाब मिलकर जो बीज, अगर मान लो किसी भी पौधे में बीज बना रहे, बीज अपन ने काम लिया, नहीं लिया, तो एक तो उदाहरण हो गया इसका दोस्तों गुलाब, याद रखना इसके एग्जाम्पल्स आप। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन पत्ती से, अगर पत्ती से भी, हाँ साहब, पत्ती से भी अगर मान लो पौधा बनता है, या बिल्कुल पत्ती से पौधा बनता है, ब्रायोफिल्म, इसकी जो पत्ती होती है दोस्तों, इस प्रकार की पत्ती के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, हाँ, अगर ये पत्ती जमीन पे पड़ी हुई है तो इसको नमी वगैरह पाके यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, इसके अंदर दोस्तों कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाएगी, कलिकाएं। और फिर धीरे धीरे इसको जब अच्छा वातावरण मिल जाएगा, इसके पोषण मिल जाएगा जमीन से, तो ये जो कलिकाएं हैं इन्हीं से क्या होगा, नया ब्रायोफिल्म यानी नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। इसे आप कहते हो कायिक प्रवर्धन। आलू देखा ना, आलू को कैसे उगाते हो, कई बार आपने आलू देखा होगा, आलू पर यहाँ पर क्या हो जाती है, इस प्रकार की आंखें निकल आती है, आप देखते होंगे ना, और यार आलू को आंखें निकल, तो अगर मान लो आलू के इस भाग को काट कर रोप दिया जाए, देखो आलू क्या है, रूपांतरित तना है,
अच्छा साहब तना है, फल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको रूपांतरित तना बोलते हैं साहब। ये तो जमीन में रहता है, बिल्कुल रहता है दोस्तों, जमीन में जड़ भी रहती है, तना भी रहता है, सब रहता है, तो ये रूपांतरित तना है। अगर मान लो इसकी यहाँ पर रोप दिया जाए तो नया आलू पौधा वहां पर बन जाता है। तो कायिक प्रवर्धन आ गई आपको समझ में। तो बीज को छोड़कर जड़ तना पत्ती द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे कलम कर्तन है ना। इसके कई सारे उदाहरण आप याद कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। केला है, अंगूर है, आपका ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, केला है, अंगूर है, गन्ना है ना, मनी प्लांट हो गया, आलू हो गया। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें आप नया पौधा उत्पन्न करने के लिए कौन सा काम में ले रहे हो? कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का प्रकार काम में ले रहे हैं। ठीक है, एक बार मिटाएंगे इसको, मिटा देते हैं। चलो छाप लो एक बार। अब दोस्तों अलैंगिक जनन के अपन अंतिम सेगमेंट में चल रहे हैं, बीजाणु समागम। आपने जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वापस लिख रहा हूं मैं, सरल बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव है ना। जैसे एक उदाहरण इसमें मैं लिखता हूं, राइजोपस। राइजोपस ये साहब क्या है? कवक है। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कवक। आपकी रोटियां देखी हुई साहब, रोटियां या ब्रेड वगैरह, वहां पर कहीं मान लो या ब्रेड है या रोटी है, जो भी है या ना, वो नमी के संपर्क में रहती है। कई बार उस पे आपने देखे होंगे जाले समान संरचना आ जाती है। ये जो जाले समान संरचना दोस्तों, ये हाँ, ये जाले समान संरचना इस प्रकार से निकल आती है। हाँ साहब बिल्कुल, जाड़ा जम जाओ साहब को ऊपर, हाँ बिल्कुल, वो जो रोटी खराब हो जाती फिर मम्मी कहती इसको फेंक दो, ये खराब हो गई, बिल्कुल। तो कौन सा क्या जम जाता है उसपे? राइजोपस नामक उसपे कवक जमता है। सरल बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों। अब क्या ये इसकी जनन संरचना है क्या? बिल्कुल ये इसकी जनन संरचना नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कवक जाल। क्या बोलते हैं इसको? कवक जाल। धागे नुमा संरचना दोस्तों, धागे नुमा यानी उलझे हुए जो धागे वैसे के वैसे इसमें संरचना, धागे नुमा संरचना है। इसको आपने क्या कहा? कवक जाल कहा। क्या कहा? कवक जाल कहा। अब इन कवक जाल के अंदर क्या ये, मैं इसको देखो अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे इसके अंदर ही बात करो, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर पेड़ पौधे, इसी के अंदर क्या होता है दोस्त? इस प्रकार की डंठल होती है और यूं इस प्रकार से इसमें प्रवर्ध निकले होते हैं। ठीक है, ये प्रवर्ध जो होते हैं, ये प्रवर्ध जो ऊपर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? बीजाणुधनी। बीजाणुधनी, बीजाणुधनी है ना। मान लो इसको इस प्रकार से दिखाऊं तो इसमें कई प्रकार के इस प्रकार के छोटे 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 कुछ पदार्थ होते हैं ना। ये हो गई आपकी बीजाणुधनी। मैंने इसको इधर से बना दिया। अब इस बीजाणुधनी में कई सारे बीजाणु होते हैं दोस्त। क्या होते हैं? बीजाणु। नाम में शब्द आ रहा है देखो, बीज। जहां बीज आ जाता है, बीज का मतलब वो कुछ ना कुछ नया पदार्थ, नया जीव बनाएगा। तो ये बीज नहीं होते, लेकिन बीज जैसे ही होते। बीज का कार्य क्या है? नया पौधा उत्पन्न करना। तो ये बीजाणु है ना। थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटी चीज हो गई। बीजाणु जो है ये क्या करेगा? अगर मान लो धीरे धीरे यहाँ से कोट हटेगा और बाहर निकलेगा, और जब इसको अच्छी परिस्थिति मिल जाएगी, अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी, तो यहाँ से बीजाणु हवा, पानी या जानवर किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर नया जीव उत्पन्न कर देंगे। क्या उत्पन्न कर देंगे? नया जीव। कौन सा जीव? राइजोपस जीवाणु। तो यहाँ एग्जाम्पल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रख लेना ये चीज। अगली बात समझ में, तो अलैंगिक जनन की आपने क्या कर ली? बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ पर सीख लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आपको, ठीक है। अब अगले सेगमेंट पर चलते हैं अपन, लैंगिक जनन। कौन से सेगमेंट पे चल रहे हैं दोस्तों? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होगा दोस्तों? दो जनक जीव की आवश्यकता पड़ेगी। दो जनक जीव की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूं, फिर अपन नए सिरे से लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं।